हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। नया साल आ गया है और नए साल में आप सभी के लिए IC38 सुपर 50 की बिल्कुल नई सीरीज बनके तैयार है। जैसा हम जानते हैं कि साल दर साल जैसे कि टाइम बदलता है, जो एग्जाम्स में पैटर्न पूछा जाता है ना क्वेश्चंस का, वो भी बदलता रहता है। देखिए, सिलेबस तो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, पर क्वेश्चंस को पूछने का ढंग जो है ना, वो हर साल चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए ये जो वीडियो सीरीज है, इसमें आपसे नए क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्लियर करती रहूंगी कि किस तरह से अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो उसे किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, परफॉर्म करना है। आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कई क्वेश्चन इसी तरह के दिए गए हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से बताना होगा कि कौन सी सही है, कौन सी नहीं सही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होंगे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि जब आपको क्वेश्चंस में ना जो कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे ना, तो आपने उन्हें ध्यान से समझना है। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो उससे क्या फायदा होगा कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट इजिली कर सकेंगे। तो चलिए, अब देरी नहीं करेंगे, जल्दी से जो है वीडियो शुरू करेंगे। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, आपका एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब जो है, ये हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, जिससे कि आपके लिए हम और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है वो लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि हर एक IC38 एस्पिरेंट को आना चाहिए, समझ होना चाहिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। आपसे पूछा गया है कि भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है। देखो भाई, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसी संस्था जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस को कंट्रोल करती है। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर पूछा है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी संस्था है जो कि भारत में पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी मनमर्जी ना चला सके, इनके ऊपर कंट्रोलर है, वो कौन है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपने याद रखना है, भारत में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कंट्रोलर है वो कौन है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि IRDAI भी कहते हैं। तो बस ये याद रखना है, क्या है ये IRDAI, ये क्या है, रेगुलेटर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भारत में। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। चलिए, अब आ गया है सेकंड क्वेश्चन। एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज आर वर्किंग इन द मार्केट इन इंडिया। आपको बताना है कि प्रेजेंटली भारत में जो इंश्योरेंस के फील्ड में ना कितनी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। देखिए, प्रेजेंटली ये नंबर है 57, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज भी हैं और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। तो टोटल जो है एट प्रेजेंट ये 57 है। पर जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना जहां पे नंबर्स फिगर्स की बात हो, तो आप इसे एक बार गूगल पे चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि नंबर जो है ये बदलते भी रहते हैं, है ना। तो एट प्रेजेंट ये वैल्यू 57 है। हाँ जी, इनमें ना 24 तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि जीवन बीमा करती हैं, और 33 जो है ना ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। नॉन लाइफ में कौन आ जाती है, जिन्हें कि गैर जीवन बीमा कंपनियां भी कहते हैं। इनमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, मोटर इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, और भी काफी रहती हैं। आप मेनली यही जानते हैं दो, है ना। तो ये टोटल नंबर जो है 57 है। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू। अब देखो, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है ना एट प्रेजेंट, ये कहाँ से शुरू हुआ। देखो, वैसे तो इंश्योरेंस का इतिहास बहुत पुराना है। जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस थी ना, वो थी मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, समुद्री जहाजों का बीमा, है ना। पर जो अभी बिजनेस है प्रेजेंटली,
है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑफिशियल फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंश्योरेंस भी इसे कहते हैं। तो उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी लॉयड्स कॉफी हाउस, जो कि कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ? लॉयड्स, लॉयड्स कॉफी हाउस है इस जगह का नाम, जो कि कहाँ है? लंदन में है। लंदन मीन्स इंग्लैंड में। नेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? तो भाई जो दुनिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी ना, वो थी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपीचुअल अश्योरेंस। नाम याद रहेगा ना, एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपीचुअल अश्योरेंस। तो ये थी दुनिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखिए यहाँ पे नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सत्य है। पहली स्टेटमेंट है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। देखो भाई दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो ट्रेटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी है, भारत की, ठीक है ना। तो देखो इसमें ना पहली स्टेटमेंट तो सही है ना, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, जो कि ट्रेटॉन इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है, ये जो ट्रेटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना, ये भारत में ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। पहली तो थी, पर ये नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी भारत की, ठीक है ना। तो इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है ना, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, ये तो सही है। पर ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो पहली बात सही है, पर ये जो पहली कंपनी थी ना, ये भारतीय नहीं थी, ठीक है, ये फॉरेन की कंपनी थी। और ट्रिटॉन भी फॉरेन की कंपनी थी, पर जो ट्रिटॉन थी वो क्या थी? ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, मतलब गैर जीवन बीमा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो पहली ही सही है, ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि जो भारत की पहली भारतीय कंपनी थी, ठीक है ना, उसका नाम क्या था? इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। और ये कब स्थापित हुई थी? तो देखो ये इसकी स्थापना हुई थी कब? 1870 में, ठीक है। ये पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी, बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है जी। तो सी जो है ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब फिर से आ गई हैं तीन स्टेटमेंट्स, पढ़ना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 वाज मेड। अब देखिए ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो आईआरडीए एक्ट था ना, वो 1999 में बना है। आईआरडीए एक्ट 99 भी इसे कहते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आईआरडीए was come in existence in April 2000। अच्छा, अब ये जो अथॉरिटी आई, आईआरडीए, ठीक है, स्टेचुरी बॉडी, ये कब, इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 2000 में। और तीसरी स्टेटमेंट कह रही है आईआरडीए वाज रीनेम्ड एज आईआरडीएआई इन 2014, कि भाई जो आईआरडीए है ना, इसका रीनेम किया गया और इसको बना दिया गया आईआरडीएआई इन 2014, ठीक है। तो अब ये ना तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है ना वो ट्रू है, राइट है। क्योंकि देखिए पहले बना एक्ट 1999 में, आईआरडीए एक्ट कहते हैं इसे, एक्ट बना। उसके बाद 2000 में, सन 2000 में आईआरडीए की हुई स्थापना, ठीक है, जो क्या है? जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर। और जब आईआरडीए की स्थापना हुई ना, उसके बाद जो भारत की मार्केट थी ना, इंश्योरेंस मार्केट, उसके दरवाजे जो थे ना वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए गए। क्योंकि इससे पहले भारत में सिर्फ दो इंश्योरेंस कंपनीज थी, एक तो एलआईसी थी जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, और जीआईसी थी जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। उसके अंडर थी और चार कंपनियां जीआईसी के अंडर, पर लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ एलआईसी ही थी। पर जब ये आईआरडीए आया एग्जिस्टेंस में, तो उसके बाद जो था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी इंडियन इंश्योरेंस मार्केट को के दरवाजे जो थे वो खोल दिए गए, है ना। और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, कि पहले तो इसका नाम था आईआरडीए और उसके बाद इसको बदल दिया गया, रीनेम किया गया
IRDAI बना दिया गया 2014 में। तो ये क्या बन गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया स्टिल वर्किंग। अब ये कह रहे हैं कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है ये बहुत मतलब पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अभी भी काम कर रही है। द इंश्योरेंस मार्केट वॉज लिबरलाइज्ड इन 2000, तो ये तो अभी आपको पता चल ही गया, पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया कि लिबरलाइजेशन कब आई इंश्योरेंस मार्केट में, सन 2000 में, है ना। लिबरलाइजेशन हुई तो ही प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो आ गए मार्केट में, है ना। और LIC ऑफ इंडिया इज ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो भाई यहाँ पर तो जो है सभी स्टेटमेंट्स ट्रू ही हैं, क्योंकि ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है। LIC ऑफ इंडिया इज पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये तो बात सही है। ओनली री इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जो है वो GIC री है, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो अब यहाँ पे बात आई है री इंश्योरेंस कंपनी या री इंश्योरर कंपनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि री इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। री इंश्योरेंस कंपनी भाई ऐसी होती है कि ना जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना वो भी अपनी इंश्योरेंस करवाती हैं। अब जब इंश्योरेंस कंपनी ही अपनी इंश्योरेंस करवा रही है ना, तो जिससे वो अपनी इंश्योरेंस करवाती है ना उसे कहते हैं री इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और भारत की जो सिर्फ सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी है ना उसका नाम है GIC, और आगे लिखा हुआ है री, RE, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी IRDAI इज रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आपको पता है कि IRDAI जो है ये बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेटर नहीं है, ये किसका रेगुलेटर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर दो बातें तो सही है, फर्स्ट और सेकंड, तीसरी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका जो है ये राइट आंसर है। चूज द राइट, आपको इनमें से सही चुनना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस वॉज लाइफ इंश्योरेंस, तो ये तो बात गलत है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस भाई कौन सी थी, मरीन इंश्योरेंस थी, जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस थी। लाइफ इंश्योरेंस उसके बाद आई, पहले कौन सी थी, मरीन इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में समुद्री बीमा कहते हैं। पहली बात गलत होगी, दूसरी चेक करते हैं। LIC ऑफ इंडिया इज फर्स्ट नेशनलाइज्ड लाइफ इंश्योरर, तो ये बात सही है। LIC जो है ये पहली राष्ट्रीयकृत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी भारत की, ठीक है ना। उसके बाद आया जी बिफोर ईयर 2000 देयर वर ओनली 2 प्लेयर्स इन इंश्योरेंस, LIC एंड GIC, ये भी बात बिल्कुल सही है। सन 2000 से पहले सिर्फ और सिर्फ दो ही इंश्योरेंस के प्लेयर थे, लाइफ का LIC और जनरल या फिर नॉन लाइफ का GIC। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है पर दूसरी और तीसरी सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेम द फर्स्ट लेजिस्लेशन और एक्ट मेड टू रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। देखिए जो सबसे पहला एक्ट बना जो कि इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए था, वो था इंश्योरेंस एक्ट 1938, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये सबसे पहला एक्ट बना था। और अभी भी ये एक्टिव है, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की गई, ठीक है। अभी भी रिसेंट भी एक अमेंडमेंट हुई है दिसंबर 2025 में भी, पर जो सबसे पहला एक्ट है जो कि अभी भी है, चल रहा है, यही चल रहा है, तो ये है इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। What is the official title of the Insurance Amendment Bill 2025? तो आपको बताना है कि जो अभी ये इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हुआ ना 2025 में, उसका ऑफिशियल टाइटल क्या है। आई थिंक आप सभी ने अगर न्यूज में सुना हो या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है सबका बीमा सबकी रक्षा। हमारे जो सरकार है प्रेजेंटली वो चाहते हैं कि 2047 तक जब हमारा देश विकसित हो तब तक हर एक व्यक्ति के पास अपना एक बीमा होना चाहिए, क्योंकि बीमा का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, है ना। सबका बीमा सबकी रक्षा, तो ये मेन ऑफिशियल टाइटल है जो हमारा अभी ये इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 है उसका, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द न्यू FDI? FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन इंश्योरेंस सेक्टर थ्रू दिस बिल। अब ये जो बिल आया है 2025 दिसंबर में, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, इसमें FDI की लिमिट जो है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितनी जो है वो अप्रूव कर दी गई है। तो देखिए जो FDI की लिमिट है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी अप्रूव कर दी गई है, 100%, ठीक है।
तो ये याद रखना है आप कितनी लिमिट हो गई है इंश्योरेंस में एफडीआई की 100%। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। One key objective of the bill is to align India's insurance framework with the vision of। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट बिल आया है इसका जो फ्रेमवर्क है वो मतलब किस विजन के साथ तैयार किया गया है। तो अभी हमने बात की कि 2047 जब भारत जो है विकसित भारत बनेगा तब सभी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ये मेन मोटिव है या मेन जो मोटिव है इस बिल को बनाने के पीछे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी मींस इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इज राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इंश्योरेंस क्या है। देखिए क्या है कि जो इंश्योरेंस होती है ना, इंश्योरेंस है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में, दो लोगों के बीच में, जिनमें एक है इंश्योर्ड और दूसरा है इंश्योरर। देखिए भाई इंश्योर्ड कौन व्यक्ति होता है, इसको आप हिंदी में समझने के लिए ना ग्राहक समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अपनी इंश्योरेंस करवाता है उसे आप कहेंगे इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी जो कि बीमा करती है या इंश्योरेंस करती है उसे कहा जाता है इंश्योरर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो इंश्योरेंस है ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में, दो पार्टीज होगी, एक हो गया इंश्योर्ड और दूसरा हो गया इंश्योरर। इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी या फिर बीमा कंपनी। अब देखो इस पिक्चर से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इंश्योर्ड और इंश्योरर कौन है और कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। देखो जो व्यक्ति है ना ये, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ना इसने क्या किया, इसने इंश्योरेंस अपनी करवानी है, ठीक है जी। किससे करवाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरर भी कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है ना उसमें ये जो इंश्योर्ड है यानी कि इंडिविजुअल है ये क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा, और उस प्रीमियम के बदले जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसे इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। तो ये इस प्रकार दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इंश्योर्ड के बीच में और इंश्योरर के बीच में, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगी, पर उसके बदले में वो पैसा लेगी, ठीक है। और वो पैसा कौन देगा, वो वही देगा जिसे इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, और उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। अच्छा अब बात आई कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है। देखो भाई इंश्योरेंस जो है ना कई नामों से इसको बोलते हैं, आपको क्वेश्चन में भी कई तरह से पूछ लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग, इसको भी इंश्योरेंस कहते हैं। देन शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, इसको भी इंश्योरेंस का ही दूसरा नाम है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या है, ये है आप, ठीक है, और आपकी लाइफ पर ये है रिस्क, ठीक है जी। कोई भी रिस्क हो सकता है हमारी लाइफ पे, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं है ना, तो रोड पे हमेशा एक्सीडेंट का रिस्क बना रहता है, हमें खतरा रहता है कि हमें अगर कभी कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। तो ऐसी अगर डर है, चिंता है, तो उससे बचने के लिए सबसे बेटर वे क्या होता है, इंश्योरेंस करवा लो। अब इंश्योरेंस में होता क्या है भाई, देखो इस व्यक्ति ने अपना जो रिस्क था ना वो किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को, है ना। इसने इंश्योरेंस करवा ली और अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को। फिर इसे ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कंपनी जो है वो मुआवजा दे देगी, है ना। तो अपने सिर पर जो इसके टेंशन थी, रिस्क का खतरा था, वो इसने किसको दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, ठीक है। और उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हर महीने या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड में प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से इन सभी लोगों ने भी इनके लाइफ पर जो खतरा था उसके लिए इन्होंने क्या किया, अपना जो रिस्क था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से एक जगह पे आप देख सकते हो रिस्क की पूलिंग हो गई है, ठीक है ना, इकट्ठा हो गया है। तो रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग ये इंश्योरेंस का ही अनदर नाम है, ठीक है। दूसरी चीज है शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। अब देखो क्या है कि ये मान लो कि ये 1000 लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, 1000 तो नहीं है वैसे, चलो मान लो, ठीक है ना। अब इन सभी ने ना इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई हुई है अपनी लाइफ की, ठीक है जी। अब हर महीने मान लो कि ये 1000 1000 रुपया जो है कंपनी को जमा करवाते हैं,
ठीक है। तो हर महीने कंपनी के पास 10 लाख रुपया जमा हो जाता है। ठीक है जी। अब क्या है कि हर साल ये भी हजार के हजार लोग तो मर नहीं जाएंगे, अगर मिस हैपनिंग होगी तो एक या फिर दो के साथ ही होगी। ठीक है ना। तो क्या है कि जिसके साथ मिस हैपनिंग होगी तो कंपनी उसके परिवार को क्लेम दे देगी, है ना। अब देखो कि ये सारे लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि देखो पैसा तो सभी ने इकट्ठा किया हुआ है, पूलिंग की हुई है यहाँ पे। तो लॉस तो पर एक का हो रहा है ना। और शेयर उसको कर रहे हैं मैनी, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। क्योंकि देखो मिस हैपनिंग हुई है एक व्यक्ति के साथ, ठीक है। पर जो ये उसको क्लेम का पैसा दिया जा रहा है वो तो ये इकट्ठा वाला पैसा है ना, बीच में आप जो देख रहे हैं इसी में से दिया जा रहा है ना। तो इसको क्या कहा जाता है कि शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। कई बार उल्टा भी लिखा होता है, तो आपने ध्यान देना है कि लॉस होगा कुछ लोगों का, पर उसको शेयर जो है वो ज्यादा लोग करते हैं, तो इसे भी इंश्योरेंस ही कहा जाता है। चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस हेल्प्स टू। अब देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इंश्योरेंस किस काम में मदद करती है। पहली जो ऑप्शन है ये कह रही है प्रिवेंट द एडवर्स सिचुएशन फ्रॉम अकरिंग, यानी कि जो एडवर्स सिचुएशन है उन्हें होने से ही रोक देगी। रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पैसे की अगर मुसीबत आती है हम पर तो उसमें हमें मदद कर देगी, हेल्प कर देगी, कम कर देगी उसे। निगेट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडवर्स सिचुएशन, और एडवर्स सिचुएशन के जो भी परिणाम हुए हैं उनको निगेट कर देगी। मेक असेट्स कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्टिव, और हमारे जो असेट्स हैं उसको प्रोडक्टिव बना देगी। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये ऐसा तो कुछ नहीं करती है इंश्योरेंस, मतलब जो होना है वो तो होके रहेगा, है ना। पर ऐसा है कि अगर मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, इंश्योरेंस अगर हमने करवाई हुई है तो इंश्योरेंस के क्लेम से हमारे पर जो पैसे की मुसीबत आएगी उसमें हमें मदद मिल जाती है इंश्योरेंस की हेल्प से। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे पूछा गया है इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पर काम करती है। देखिए जो इंश्योरेंस है ना वो काम करती है बेसिक, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही है, जो डिटेल में है आगे इन्हीं वीडियो में, इसी वीडियो में हम आगे चल के करेंगे। यहाँ पर बेसिक बात हो रही है कि इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पर काम करेगी। देखिए पहली ऑप्शन दी गई है शेयरिंग ऑफ लॉसेस। तो इंश्योरेंस में शेयरिंग ऑफ लॉसेस होता है। कैसे, इंश्योरेंस तो हम सभी करवाते हैं जैसे, है ना। पर जैसे एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो प्रीमियम तो सभी लोगों ने भरा हुआ है ना, उसी प्रीमियम से उस व्यक्ति का जिसका नुकसान हुआ है उसे क्लेम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार जो लॉस है वो तो सभी ने शेयर किया ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो मुसीबत की, नुकसान की संभावना हर वक्त बनी रहती है ना। नेक्स्ट है रिस्क ट्रांसफर। तो रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो मान लो लाइफ इंश्योरेंस करवाई, तो हमारी लाइफ पर जो रिस्क है, खतरा है, उसे हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। इंश्योरेंस का दूसरा नाम रिस्क ट्रांसफर ही है। तो इसलिए इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज राइट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज इंश्योरेंस, तो ये बात बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे चल के बताती हूँ। देखो इसमें क्या है, जब हम अपना रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, तो वहां पे रिस्क की पूलिंग होती है। कैसे, आगे चल के बात करेंगे। तो ये इंश्योरेंस का दूसरा नाम है, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इंश्योरेंस को हम कहते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। देखो अब क्या है कि लॉस तो होते हैं कुछ लोगों के, है ना, पर इंश्योरेंस तो सभी ने करवाई है जैसे, ठीक है। तो लॉस तो हो रहा है कुछ का, पर उसको शेयर ज्यादा करते हैं, तो ये भी इंश्योरेंस, इसको इस तरह से भी हम इंश्योरेंस को जानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, जीवन बीमा है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस होता है। अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा। देखो जैसे लाइफ इंश्योरेंस हमने करवाई, अब हमें पता होता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को जो है बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर कोई हमें कुछ नहीं हुआ तो बुढ़ापे में हमें मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो भरोसा है, अश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस मतलब हाँ जी हमें पता है कि ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो तीनों स्टेटमेंट्स ही इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अच्छा अब ये रिस्क पूलिंग और शेयरिंग ऑफ लॉसेस, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है।
देखो अब इस पिक्चर में आप समझ जाएंगे कि ये रिस्क पूलिंग और शेयरिंग ऑफ लॉसेस किस प्रकार काम करता है। देखो अब जैसे ना ये व्यक्ति है, ये आप हैं या कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसकी लाइफ पर रिस्क है। रिस्क क्या है? या तो अगर हम सोचें तो जैसे हम ट्रैवल करते रहते हैं तो एक्सीडेंट से मृत्यु का डर जो है वो हर एक व्यक्ति पर रहता ही रहता है। हमें पता नहीं ना कि कब हमारी मौत आ जाएगी, है ना। तो जो हमारी लाइफ पे रिस्क है, अब देखो कोई भी व्यक्ति अगर अकेला है तो उसको कोई चिंता नहीं है कि चलो मर भी गए तो भी क्या हो गया। पर जब हमारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, तो हमें परेशानी रहती है, चिंता रहती है कि भाई मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है हम सभी की लाइफ पे, है ना। तो जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो हम अपना रिस्क जो है ना वो बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसे? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो इस तरह से रिस्क ट्रांसफर हो गया ना। ठीक है, इंश्योरेंस का दूसरा नाम क्या हो गया? रिस्क ट्रांसफर। अच्छा, अब रिस्क पूलिंग भी कहा गया है इसे। अब देखो क्या है कि ये सभी लोग हैं ना, ये सारे लोग हैं, इन्होंने भी इंश्योरेंस करवाई हुई है ना। और इन सभी ने अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफर किया हुआ है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये सभी जो ये सारे इतने सारे रिस्क हो गए, ये क्या हो गया? एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि रिस्क पूलिंग हो गई है। ठीक है, तो रिस्क पूलिंग आप समझ गए। अब शेयरिंग ऑफ लॉसेस, इसका मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो कि ये जो व्यक्ति है ना, ये इसकी कार एक्सीडेंट में हो गई डेथ। अब क्या है कि कंपनी जो है इस पूल में से ही इसके परिवार को क्लेम देगी ना। तो अब ये जो पैसा इकट्ठा होता है हर महीने, हर क्वार्टरली, या जब भी जो इंश्योरेंस कंपनी के पास, अब ये सारा पैसा किसका है? इन सभी लोगों का ही है ना। तो इन सभी लोगों ने ना पता होते हुए भी, अनजाने में भी, हम सभी अनजान रहते हुए भी इस व्यक्ति का जो रिस्क था या लॉस हुआ जो इसका, वो हम सभी ने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो इसको इस तरह से भी आपने याद रखना है कि शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू, क्योंकि देखो हर साल सारे लोग तो मर नहीं जाते हैं, है ना। शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, है ना। लॉस हो रहा है कुछ लोगों का ही, पर उसको शेयर किया जा रहा है मैनी के द्वारा, सभी के द्वारा, है ना। सभी यानी कि जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। ये इंश्योरेंस की ही अलग अलग डेफिनेशंस जो हैं वो दी गई हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। अब देखिए नीचे ऑप्शंस दी गई हैं और आपको बताना है कि सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क इनमें से क्या होगा। देखो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क को आप ऐसे समझ लो कि ना, जैसे हमारी लाइफ में ना जो सबसे प्राइमरी नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स में क्या आ जाता है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। जो मतलब मेन सबसे, जो सबसे जरूरी चीजें हैं, वो करने के बाद जब पैसा बचता है तो हम क्या करते हैं? उसे फ्यूचर में होने वाली, जो भी हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ भी, मतलब फ्यूचर की जरूरतों के लिए हम उसे सेव कर लेते हैं, है ना। अब ये जो बचा और उसको सेव किया ना, उसे आप सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क की तरह से समझ सकते हैं। देखो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, गुड्स डैमेज्ड कॉस्ट, सेटिंग असाइड रिजर्व एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर, यानी कि कुछ पैसा रिजर्व में रख लिया आपने ताकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचा जा सके। हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक। तो अब आप समझ गए कि सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क क्या होगा। बिल्कुल सही, ये है ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियो वारंट्स इंश्योरेंस। अब आपको बताना है कि नीचे कौन सा ऐसा सिनेरियो है या कौन सी ऐसी ऑप्शन को पढ़ के आपको ये लगता है कि नहीं भाई यहाँ तो इंश्योरेंस की जरूरत होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो पहली ऑप्शन कह रही है सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अनटाइमली। इकलौता घर का कमाने वाला था और वो अनटाइमली मतलब मर गया, पहले ही उसकी डेथ हो गई। पर्सन लूजेज हिज वॉलेट, एक पर्सन था, उसने अपना बटुआ गुम कर दिया। स्टॉक प्राइजेस में फॉल ड्रास्टिकली, स्टॉक प्राइजेस अचानक गिर गए। हाउस में लूज वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टीयर, और कोई घर था वो पुराना हो गया टाइम के साथ, है ना। तो अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन को पढ़ के आपको लग रहा है कि इंश्योरेंस तो भाई होनी ही चाहिए इस सिचुएशन में? और आई थिंक आप सभी को पता चल गया है, ऑप्शन ए, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर हर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं यहाँ पे इंश्योरेंस होनी चाहिए थी। अब देखो कभी भी अगर हम सभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, किसी किसी से ऐसे अगर डेथ हो गई है, तो हम सभी यही पूछते हैं कि क्या इसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी। क्योंकि देखो पीछे से जो परिवार रह जाता है उस पर बहुत बड़ी मुसीबत
आ जाती है ना। तो इसलिए इंश्योरेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। सभी के पास इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है। Which of the below insurance scheme is run by insurer and not sponsored by government? अब इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रन की जाती है पर गवर्नमेंट उसे स्पॉन्सर नहीं करती है? तो वो स्कीम है जन आरोग्य। ठीक है। जैसे पहली थी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये तो सरकारी है। पर जो जन आरोग्य है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा चलाई जाती है पर सरकार के द्वारा स्पॉन्सर नहीं की जाती है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जन आरोग्य, जिसे कि जन आरोग्य बीमा पॉलिसी भी कहते हैं, ये एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है दैट वाज ऑफर्ड बाय वेरियस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कई बार जन पढ़ के हमें ये लगने लग जाता है ना कि सरकारी होगी ये, पर नहीं, ये प्राइवेट है। the measures to reduce chances of occurrence of risk। देखो, रिस्क का मतलब होता है खतरा। ठीक है। और खतरे को होने से रोकने की जो रोकथाम है, मतलब क्या क्या रोकथाम किए जाए, रोकथाम को मतलब क्या पर्टिकुलर वर्ड रहेगा? इन्होंने कहा ना कि मेजर्स, मेजर मतलब कैसे रोकें ताकि रिस्क जो है उसे रिड्यूस किया जा सके, क्या रोकथाम के लिए इसके लिए करना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? रिस्क रिटेंशन, लॉस प्रिवेंशन, रिस्क ट्रांसफर या फिर रिस्क अवॉइडेंस। तो देखो भी मेजर्स अगर लेंगे रिस्क को रोकने के लिए, तो उससे क्या होगा? लॉस प्रिवेंशन होगी, है ना। तो मतलब नुकसान से बचाव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। Loss prevention refers to the measures taken to reduce likelihood or frequency of potential loss occurring। देखो लॉस प्रिवेंशन क्या कह रहे हैं ये, कि अगर हम नुकसान होने की रोकथाम करें तो वो एक ऐसा, मतलब इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मेजर्स हैं। मेजर का मतलब होता है कि क्या हमने उसके लिए किया, मतलब क्या रोकथाम के लिए क्या किया। तो इस रोकथाम से आप क्या कर सकते हो? किसी नुकसान को होने से रोका जा सकता है और मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी को रोका जा सकता है। जैसे कोई नुकसान अगर बार बार हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं लॉस प्रिवेंशन के द्वारा। व्हाट इज द रिस्क ट्रांसफर इन रिस्क मैनेजमेंट? देखो अब ये पूछ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क ट्रांसफर क्या होता है। देखो जहां पर भी ना रिस्क ट्रांसफर आया ना, तो बस आपने उसको रिलेट करना है इंश्योरेंस से। और रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? हमने अपने रिस्क को दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। वो दूसरा कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी कहीं लिखा होगा, कहीं इंश्योरर लिखा होगा, कहीं अनदर पार्टी लिखा होगा, पर है ये क्या है? अपना रिस्क को ट्रांसफर कर देना या शिफ्ट कर देना। ठीक है। तो इसलिए ढूंढो भाई, शिफ्टिंग ऑफ रिस्क या ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क, ऑप्शन सी है। देखो शिफ्टिंग द रिस्क टू अनदर पार्टी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ गया। Mr. Suresh has purchased the life insurance policy so that his family members do not have to depend on anyone in case of his untimely death। बड़े समझदार हैं मिस्टर सुरेश। इन्होंने क्या किया? अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली ताकि अगर उनकी अनटाइमली डेथ हो गई तो उनके परिवार को किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आइडेंटिफाई द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक प्रैक्टिस्ड हेयर। अब आपको बता रहा है कि उन्होंने कौन सी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यहाँ पर अपनाई है। देखो पॉलिसी खरीदना, इंश्योरेंस खरीदना मतलब अपनी रिस्क को क्या कर दिया उन्होंने? ट्रांसफर कर दिया, है ना, बड़ी समझदारी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। विच रिस्क मैनेजमेंट मेथड इन्वॉल्व्स टेकिंग नो एक्शन टू अवॉइड, रिड्यूस और टू ट्रांसफर द रिस्क? देखिए अब आपको यहाँ पर ना जो चारों ऑप्शंस दी गई है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। अब इनमें चार जो टेक्निक्स है ना, इनमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कहती है कि भाई हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना तो इसको अवॉइड करेंगे, ना रिड्यूस करेंगे, ना ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। वैसे तो देखो क्वेश्चन ने ही बता दिया कि आंसर क्या है, ना अवॉइड करना है, ना रिड्यूस करना है, ना ट्रांसफर करना है ना। तो बचा क्या? रिटेंशन। तो राइट आंसर इसका रिस्क रिटेंशन है। वैसे चारों का मतलब आप समझ लो, ये सारी रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है जोखिम का प्रबंधन करना, मतलब रिस्क का प्रबंध कर लिया हमने कि भाई देखी जाएगी, हम खुद बियर कर लेंगे जो होगा, उसके लिए हमने हमारे पास इतना फंड है कि हम इसको जो है बियर कर सकते हैं, और इसके इफेक्ट्स को भी, रिस्क के मतलब कुछ हो गया, रिस्क का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मुसीबत आ गई, तो बंदे के पास इतना पैसा है कि वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, ये होगी रिस्क रिटेंशन।
उसके बाद दूसरा है रिस्क अवॉइडेंस। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर किसी व्यक्ति को पता है कि भाई इस सिचुएशन में गया तब तो मुसीबत आएगी ही आएगी, है ना। जैसे अब हमें पता है, मान लो कि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा और तूफान आया हुआ है, उस टाइम हमें पता है कि अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है, पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाए। तो हमने क्या किया, उसको अवॉइड कर दिया कि छोड़ो परा, अब हम जाएंगे ही नहीं, है ना। ठीक है। तो नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन में क्या हुआ कि आपने ऐसी रोकथाम की, ऐसे कुछ काम किए कि उस रिस्क को, जोखिम को कम कर दिया। ठीक है ना। कम कर दिया इन द सेंस, जैसे मान लो कि गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें पता है कि अगर हम थोड़ी सी मेजर्स लेंगे, इस अपनी सीट बेल्ट पहन के चलेंगे, स्पीड लिमिट में प्रॉपर रहेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो क्या किया हमने, जोखिम को एक तरह से रिड्यूस कर लिया। साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं हम, लॉज के अकॉर्डिंग है ना। और रिस्क ट्रांसफर तो आप समझ ही गए, रिस्क ट्रांसफर का मतलब होता है कि अपने लाइफ पर जो रिस्क है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी को। वो थर्ड पार्टी कौन है, वो है इंश्योरर, या फिर इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं आप। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम इंश्योरर को अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या पॉसिबल हो जाता है, क्या पॉसिबल होगा। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा क्या होगा अगर हमने रिस्क ट्रांसफर कर दिया या फिर अपनी इंश्योरेंस करवा ली, सिंपल शब्दों में कह सकते हो आप। टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर असेट्स, मतलब अपने असेट्स के प्रति केयरलेस हो जाएं। असेट्स को आप अपनी संपत्ति कह सकते हो, हमारी लाइफ में तो हमारी संपत्ति है ना। ठीक है। फिर जी दूसरी ऑप्शन कह रही है कि मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ लॉस, मतलब जब नुकसान हो जाए तो हम ये सोचने लग जाएं कि हाय इंश्योरेंस से हम पैसे कैसे कमाएंगे। तीसरा है टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर असेट्स, मतलब इंश्योरेंस अब करवा ली, अब तो जो खतरा है असेट्स पर होने दो, इंश्योरेंस तो भाई करवाई हुई है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली, यानी कि अब हम अब आराम से मानसिक शांति का एंजॉय करेंगे और अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमने तो अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है कि इंश्योरेंस करवाना या फिर अपना रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि अपना काम अब टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। Origin of modern insurance business can be traced to Lloyd's Coffee House London। अब आपको ये तो पता है, शुरू में करके आए हम, है ना, कि मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ था, लंदन से शुरू हुआ था ना, लॉयड्स कॉफी हाउस से। दूसरी स्टेटमेंट है प्रोफेसर हबनर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ एचएलवी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर हबनर था ना, इसने एचएलवी का कंसेप्ट बताया था। अब ये जो एचएलवी है ना, ये क्या होता है, एचएलवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, क्या, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति के जीवन की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। और जितनी उस व्यक्ति के जीवन की वैल्यू होती है उसी के हिसाब से उसको इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वैल्यू कैसे पता चलती है कि वो व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, उसके हिसाब से उसके जीवन का मूल्य तय होता है। ठीक है। जितना वो पैसा कमाता है फिर उसके परिवार के खर्चे भी तो उसी हिसाब से होते हैं ना, तो उसी हिसाब से उसको इंश्योरेंस चाहिए होती है। ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अच्छा देखो भाई यहाँ पे बताया हुआ है ह्यूमन लाइफ वैल्यू एचएलवी की फुल फॉर्म, और साथ में एक और टिप दे दिया आपको कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कौन सी थी। अब आपको पता है मरीन इंश्योरेंस थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, समुद्री बीमा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है। पहली स्टेटमेंट है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द असेट्स, मतलब असेट्स प्रॉपर्टी या कोई भी आपकी जो आपकी संपत्ति है, इंश्योरेंस आपकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो इंश्योरेंस क्यों बचाएगी भाई, इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, इंश्योरेंस नुकसान को रोक देती है। इंश्योरेंस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंश्योरेंस लॉस की जो पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना है, उसको कम कर देती है। इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ असेट, भाई जब लॉस हो गया है तो इंश्योरेंस क्या करेगी, पे करेगी,
है ना। वो ना तो बचाएगी आपके असेट्स को, ना लॉस को कम करेगी, ना लॉस की संभावना को कम करेगी। बस ये है कि जब लॉस हो गया है और इंश्योरेंस करवाई गई है तो वो उस लॉस का पेमेंट आपको कर देगी, पैसे से सहायता हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। 500 हाउसेस ईच वैल्यूड ₹20,000। देखो अब छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे ही आएंगे अगर आए तो ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी है जहां पर 500 घर हैं, मोहल्ला है एक जिसमें 500 घर हैं, और हर एक घर का जो मूल्य है वो कितना है, 20,000 रुपए। मतलब हर एक घर की कीमत 20,000 रुपए है। On an average, 5 houses get burnt every year, resulting in the combined loss of 1 lakh. और एवरेज में हर साल 5 घर जो है वो जल जाते हैं, तो कंबाइंड लॉस कितना हो गया, 1 लाख का हो गया ना, क्योंकि 20,000 का एक घर है, तो 5 घर कितने के हो गए, 20,000 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए का नुकसान हर साल होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच हाउस ओनर टू मेक गुड दिस लॉस। तो हर साल हर एक हाउस ओनर को, मकान मालिक को कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि इस 1 लाख रुपए के लॉस को कवर किया जा सके। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लॉस कितना है, 1 लाख, घर कितने हैं, 500। तो 1 लाख को आपने 500 से डिवाइड करवा देना है, क्योंकि 500 लोगों ने 1 लाख रुपया देना है ना, तो करवा दो डिवाइड। टोटल लॉस 1 लाख का है ना, तो उसको 500 से डिवाइड करवा दो। कितनी कंट्रीब्यूशन हर एक घर को करनी पड़ेगी, 200 रुपए की, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो वहां उसको देख के बिल्कुल भी घबरा नहीं जाना है, ध्यान से पढ़ना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ध्यान से उसको समझना है, इजिली वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। देखो अब यहाँ पे ना दिया हुआ है पहली स्टेटमेंट, इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। तो इसको तो ना आप अच्छी तरह दिमाग में बात को फिट कर लो कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जहां पर लॉस तो होता है फ्यू का, यानी कि कुछ लोगों का, और उसको शेयर करते हैं ज्यादा, यानी कि मैनी। तो इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ फ्यू बाय मैनी। क्या है, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। पिक्चर में भी पीछे हम देख के आए हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। Why do insurer arrange for a survey and inspection of property before acceptance of risk? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंश्योरर है ना, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो किसी भी प्रॉपर्टी का रिस्क एक्सेप्ट करने से पहले, यानी कि इंश्योरेंस करने से पहले उसकी सर्वे या फिर इंस्पेक्शन क्यों करती है। देखो सीधी सी बात है, वो चेक करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, या मान लो कि गाड़ी है सपोज, है ना, तो गाड़ी के अगर इंश्योरेंस आप करवाते हो तो उसके वो पहले सर्वे करते हैं ना, इंस्पेक्शन करते हैं ना, उसके बाद इंश्योरेंस होती है। तो वो क्या करते हैं, वो रेटिंग पर्पस के लिए, मतलब रिस्क वो एक्सेप्ट करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या इसका हिसाब किताब है, पूरी चेकिंग करेंगे, असेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पस, ठीक है, और उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो की जाती है। चलिए अब क्वेश्चन आ गया है कि अ ह्यूमन बीइंग इज, आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग के लिए आप क्या कहेंगे, क्या है वो। इज एन इकोनॉमिक असेट। तो हाँ जी, इकोनॉमिक असेट तो वो है ही, क्योंकि जितनी वो कमाई कर रहा है उसके हिसाब से ही उसकी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर की जाती है जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, है ना। इज एन इकोनॉमिक अर्निंग असेट, अर्निंग असेट भी है वो, पैसा कमाने वाला। इज अ पेरिशेबल असेट, पेरिशेबल का मतलब होता है नाशवान, ठीक है। और सही ऑप्शन तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव लग रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। देखो क्या है कि असेट, कहते हैं कि ह्यूमन जो है ना वो एक असेट है, इकोनॉमिक असेट है। ह्यूमन जो है ना वो यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग पेरिशेस, मतलब वो पेरिशेस कब मान लिया जाएगा, पेरिशेस जब वो खत्म हो जाता है, मतलब मर जाता है, या फिर वो डिसेबल हो गया, काम करने लायक नहीं रहा, या रिटायर फ्रॉम द वर्क, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ह्यूमन बीइंग की जो वैल्यू है ना वो किस चीज से मेजर की जाती है, इनकम जो वो कमाता है, पैसा जो वो कमाता है ना, उससे उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इन इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो
रिलेटेड टू मनी यहाँ पर बात की गई है। लाइफ इंश्योरेंस इज बेटर देन अदर एवेन्यूज ऑफ सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस को बाकी सेविंग के मेथड से अच्छा माना गया है। किस पॉइंट से आप कहेंगे? मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। तो तीनों ही क्वालिटीज लाइफ इंश्योरेंस में होती हैं, तो इसलिए ये बाकी सेविंग असेट से इसको अच्छा माना गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगी। लिविंग टू लॉन्ग इज अ ब्लेसिंग नॉट अ रिस्क। अभी कह रहे हैं कि बहुत लंबा जीवन जीना एक आशीर्वाद है भगवान का, कोई रिस्क नहीं है। लिविंग टू लॉन्ग इज अ रिस्क, मतलब बहुत लंबा जीवन जो है वो रिस्क है। अब इन्होंने कहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों जो है वो रॉन्ग हैं। देखो अब यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है ना वो ऑप्शन बी है, क्योंकि लंबा जीवन बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, पर क्या है कि लंबा जीवन एक रिस्क भी है। कब? अगर इंसान के पास पैसा नहीं है ना, तो लॉन्ग लाइफ जो है ना, बहुत लंबा जीवन जो है ना वो रिस्क बन जाता है। तो इसी का सोल्यूशन होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसलिए नहीं करवाई जाती सिर्फ ये सोच के कि जी हम मर जाएंगे तो क्या, वो इसलिए भी करवाई जाती है कि अगर हम नहीं मरे, लंबा जीवन हुआ, तो बच्चों पर बोझ ना बन के रहें, सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, है ना। तो लॉन्ग लाइफ जो है ना, बहुत ज्यादा लंबा, वो भी एक रिस्क बन जाता है। विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क। अब इनमें से किसको रिस्क नहीं मान सकते, चलो चेक करते हैं। अब देखो और क्वेश्चन में ना करते हुए ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है ना वो नॉट में दिया गया है, ना में दिया गया है कि हाँ में दिया गया है ना। कई बार हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि नॉट को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क। डाइंग टू यंग, अगर कोई बहुत जल्दी यंग की मृत्यु हो रही है ना, तो वो तो रिस्क ही है। डाइंग टू अर्ली, बहुत जल्दी मर गया कोई। नेचुरल वियर एंड टीयर, मतलब एज के साथ जो हम बूढ़े हो जाते हैं। एंड लिविंग विद द डिसेबिलिटी, कोई जी रहा है पर डिसेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिस्क की कैटेगरी में नहीं है ना, वो नेचुरल वियर एंड टीयर, क्योंकि एजिंग प्रोसेस है ये, तो नेचुरली एज के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, वो रिस्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड दैट कैन हेल्प टू फाइंड द इंश्योरेंस नीडेड बाय एन इंडिविजुअल। देखो आपको बताना है कि उस मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को क्या कहते हैं, जो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है। तो अब आपको पता है उस मेथड को हम कहते हैं HLV, यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और इसका कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर हबनर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। Which of the below is most appropriate explanation for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? आपको बताना है कि भाई इनमें से जो स्टेटमेंट है ना, कौन सी आपको सुटेबल लग रही है, जो ये कहती है कि यंग बंदा है, कोई जवान व्यक्ति है, कम आयु का व्यक्ति है, उससे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम लिया जाता है, जबकि अगर कोई ओल्ड व्यक्ति करवाता है तो उससे प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है। तो देखो इसका रीजन पता क्या होता है? इसका रीजन होता है कि जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, वो एज से रिलेट करती है। क्योंकि देखो जब हम, कोई यंग है ना कोई भी व्यक्ति, तो अब उसको कोई कहे कि इसके मरने के क्या चांस है, तो कोई कोई भी कहेगा नहीं, कोई नहीं है। पर जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, हम अपनी मृत्यु के पास जाते रहते हैं। मोर्टेलिटी जो है वो किससे रिलेट करती है? एज से। मृत्यु दर एज के साथ जो है वो बढ़ती है, तो इसलिए यंग व्यक्ति का प्रीमियम कम चार्ज किया जाता है, जबकि ओल्ड व्यक्ति का प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में कहा गया था यंग पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। ओल्ड पीपल कैन अफोर्ड टू पे मोर, भाई जो ओल्ड है वो ज्यादा पे कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन थी कि मोर्टेलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एज, तो इसका मतलब है कि मृत्यु दर एज से उल्टा चलती है। ऐसा नहीं है, मृत्यु दर जो है वो एज के साथ साथ बढ़ती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे हमारी मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए प्रीमियम कम लिया जाएगा अगर कोई यंग एज में इंश्योरेंस अपनी करवाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो अब इन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी व्हाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस।
Life insurance policies are contract of assurance while general insurance policies are contract of indemnity. तो बी ऑप्शन सही है, ये अच्छी तरह गांठ बांध लो, मैं इसको समझा देती हूँ कि कैसे। देखो यहाँ पर ना दो शब्द आए, एक शब्द आया अश्योरेंस और दूसरा आया इंडेमनिटी। ठीक है, अश्योरेंस का मतलब होता है श्योर, मिलेगा ही मिलेगा, भरोसा। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब होता है टूट फूट से सुरक्षा। तो देखो जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है ना, ये होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, जिसमें हमें पता है जीवित रहेंगे तब भी मेच्योरिटी के रूप में मिलेगा, मर जाएंगे तो हमारे परिवार को डेथ क्लेम मिल जाएगा, भरोसा। ठीक है, मिलना ही मिलना है। जबकि जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती है, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती हैं और भी बहुत सारी होती हैं, है ना। इनमें क्या होता है, जैसे अब कॉमनली तो हम हेल्थ और मोटर से ही रिलेट करते हैं ना। मोटर इंश्योरेंस हर व्यक्ति करवाता ही है जिसके पास मोटर है। तो आपको पता ही होगा कि 1 साल की इंश्योरेंस होती है वो। 1 साल में अगर एक्सीडेंट हो गया तो जितना एक्सीडेंट हुआ है उसके हिसाब से और सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। और अगर एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ तो अगले साल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है ना। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है टूट फूट हुई तो उससे सुरक्षा दे देंगे, नहीं हुई तो काम खत्म, अगले साल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो काम करती हैं किस पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे, जबकि लाइफ इंश्योरेंस वाली करती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस पे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मैडम है जो आपको कुछ समझा रही हैं। तो ये समझा रही हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। देखिए जो इंश्योरेंस है ना, वो 7 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो किए जाते हैं इंश्योरेंस में। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमेट कॉज, प्रोक्सिमा कॉजा भी कहा जाता है इसे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। ठीक है, तो ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें मैं आपको साथ के साथ समझाती रहूंगी। Which of the following insurance contract is not based on the principle of indemnity? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो कि इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पर काम नहीं करती है। तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर काम नहीं करती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है, टूट फूट हो गई तो उसका मुआवजा मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो अगले साल फिर से इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो काम करती है प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस पे, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर नहीं काम करती है। ठीक है, ये याद रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रिस्क इज इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश थ्योरी। देखिए रिस्क की जो इवेलुएशन की जाती है ना, वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से की जाती है। ठीक है, कि मतलब कोई भी मुसीबत आने की कितनी संभावना है। जैसे कुछ एरियाज होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जापान है, जापान में अब पता ही है कि वहां पर भूकंप आते ही रहते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, है ना। तो उसी तरह से रिस्क को जब इवेलुएट किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के हिसाब से उसको इवेलुएट किया जाता है। डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द अश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये अश्योर करता है कि जो भी लाइफ या फिर प्रॉपर्टी जिसको कि इंश्योर करवाया गया है उसमें व्यक्ति का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो देखिए इसका राइट आंसर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ये रिलेट करता है मॉनेटरी इंटरेस्ट से। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। तो इसको एग्जांपल के साथ आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसी चीज की या उसी व्यक्ति की अपने इंश्योरेंस करवा सकता है जिसके नुकसान से उसको इकोनॉमिक लॉस हो जाए। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति है अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहा है, अब वो क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मॉनेटरी इंटरेस्ट है उस गाड़ी में। अगर गाड़ी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसको नुकसान होगा, है ना। तो ये रिलेट करता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट से। और साथ ही साथ ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति है वो क्या पड़ोसी की गाड़ी है उसकी उसने इंश्योरेंस करवा दी और फिर वो कहे कि मैंने तो भाई गाड़ी की, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई थी और आपका लॉस हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसका मुआवजा लूंगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति जो उसकी अपनी चीज है वो
उसी में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसी की वो इंश्योरेंस करवा सकता है। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी रिलेट कर जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने दोस्त की उसने इंश्योरेंस करवा रखी थी, है ना, और उसकी डेथ हो गई तो अब मुआवजा लेने वो चला गया, नहीं, सिर्फ अपनी ही चीज की। ठीक है, अब इसको और आगे मैं और समझाऊंगी आपको। डैश प्रिंसिपल इन द इंश्योरेंस मेंशन द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी डायरेक्ट and an insured is one in order to claim for the compensation। तो देखो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है जो लॉस ऑफ कॉज है वो डायरेक्ट है, और जो इंश्योर्ड है वो उसका उसी के हिसाब से उसको उसका कंपनसेशन मिलेगा। इसे कहते हैं कॉजा प्रोक्सिमा या फिर प्रोक्सिमेट कॉज। देखो इसका ये मतलब होता है कि ना, जब कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उसके बाद उसका सर्वे वगैरह किया जाता है, फिर ये चेक किया जाता है कि एक्चुअल कॉज उस मिस हैपनिंग का क्या है, प्राइमरी कॉज क्या है, उसी के हिसाब से क्लेम फिर या कंपनसेशन जो है इंश्योर्ड को दिया जाता है। इसे कॉजा प्रोक्सिमा भी कहते हैं या फिर प्रोक्सिमेट कॉज भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द पर्पस of dash are to hold the negligent person responsible for the loss and prevent the insured from collecting twice for the same loss। देखो अब आपको बताना है कि उस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे, जहां पे जो नेग्लिजेंट व्यक्ति है, मतलब जिस गैर जिम्मेदार व्यक्ति है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी पैसा भरने की। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो व्यक्ति है जिसके साथ मिसहैपनिंग हुई है, इंश्योर्ड व्यक्ति है, वो दो दो बार सेम लॉस का पैसा ना ले ले। तो इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कहते हैं। सबरोगेशन में क्या है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने ना इंश्योरेंस करवाई हुई थी, दूसरे किसी नेग्लिजेंट व्यक्ति की वजह से उसकी उसकी कार का मान लो वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति था जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो तो क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी तो वो तो कंपनी से पैसा ले लेगा, मुआवजा ले लेगा। और साथ ही साथ वो जो राइट है अपना, वो सबरोगेशन प्रिंसिपल के अंडर कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि कंपनी जिस व्यक्ति की वजह से लॉस हुआ है उससे उसका पैसा वसूल सके, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। Dash principle means that insured is not entitled to make profit on his loss। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि इंश्योर्ड जो है वो लॉस हुआ है उसका इंश्योरेंस के मतलब हेल्प से प्रॉफिट ना कमाने लग जाए, है ना, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है ना, इंडेमनिटी मतलब टूट फूट से सुरक्षा जितनी हुई है वो ही मिलेगी, मतलब एक्चुअल जो लॉस हुआ है उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, सम इंश्योर्ड को ध्यान में रखते हुए, प्रॉफिट नहीं कमाए कोई भी व्यक्ति, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका है अबरीमा फाइट्स। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी इंश्योरेंस करवाई जाए तो इंश्योरेंस कंपनी और जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है उन दोनों की ये ड्यूटी है कि जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो एक दूसरे को बताए जाएं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, दो पार्टीज के बीच में, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भरोसे पर चलता है। तो हमारी भी और इंश्योरेंस कंपनी की भी ये ड्यूटी है कि जो जरूरी जानकारियां हैं वो एक दूसरे को गलत ना बताई जाए, छुपाई ना जाए। इसे अब रीमा फाइट्स भी कहते हैं, ऑटमोस्ट गुड फेथ भी कहते हैं। विच एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द प्रीमियम। देखो अब जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं ना, इंश्योरेंस जो है वो एक क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्ट है ना। ठीक है, जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है ना। तो जो हम मूल्य चुकाते हैं वो क्या है, वो प्रीमियम ही है ना। तो वो क्या होगा, कंसिडरेशन, मतलब एक चीज के बदले में जो हमें दूसरी चीज देनी पड़ती है ना, कंसिडरेशन कहलाती है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इंश्योरेंस का, या फिर सीधा कह दो कि इंश्योरेंस खरीदेंगे, तो उसके बदले में हमें जो देना पड़ेगा कंसिडरेशन मीन्स वो क्या है, प्रीमियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स।
अब देखो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे पर क्रिमिनल तरीकों के द्वारा प्रेशर अप्लाई करवा रहा है, मतलब डरा धमका रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरेजन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरेजन? आपको बताना है कोरेजन का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है। चलो सारे पढ़ने पड़ेंगे ये। रमेश साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ फाइन प्रिंट। रमेश ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जानकारी उसे पूरी थी नहीं। रमेश थ्रेटन्स टू किल महेश। रमेश ने धमकी दी महेश को, इफ ही डजंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तूने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं तुझे तुझे क्या करूंगा? मार दूंगा। रमेश यूजेस हिज प्रोफेशनल स्टैंडिंग टू गेट महेश साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश ने अपनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग यूज की, महेश से साइन करवा लिया। रमेश प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश ने क्या किया? झूठी इंफॉर्मेशन दे दी महेश को कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। अब यहाँ पे बताओ डराने धमकाने वाला कौन सा लग रहा है आपको? है ना, ऑप्शन बी लग रहा है ना? बिल्कुल सही यही है। रमेश ने क्या किया? थ्रेटन किया था ना, उसको धमकी दी थी। ठीक है ना, तो डराना धमकाना कोरेजन कहलाता है। विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? अब नीचे ना 4 ऑप्शंस है, इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रही है आपको जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, ये नहीं मतलब है कि उसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। ठीक है, बिजनेस ओनर तो हो सकता है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। माइनर, देखो क्या है कि इसका ये मतलब नहीं है कि माइनर की इंश्योरेंस नहीं हो सकती है। माइनर मतलब 18 साल से कम आयु का जो बच्चा है उसकी इंश्योरेंस तो हो जाएगी, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो उसके पेरेंट के साथ बनेगा, फादर मदर या जो भी उसका जो है लीगल गार्डियन है उसके साथ बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इंश्योरेंस उसकी हो जाएगी। ठीक है जी, समझ गए ना क्वेश्चन? ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय राजेश? अब राजेश जो है ना ये किसको इंश्योर नहीं कर सकता? अपने घर की इंश्योरेंस ये करवा सकता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो जाएगी वो तो, है ना। अपने स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, जीवन साथी की भी इंश्योरेंस करवा सकता है, पेरेंट्स की भी करवा सकता है, अपने दोस्त की नहीं करवा सकता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट याद है ना आपको? ठीक है, अपने दोस्त की नहीं वो करवा सकता। अब यहाँ पे ना आपने ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ कोई भी व्यक्ति ना सिर्फ 4 लोगों की इंश्योरेंस करवा सकता है, लाइफ और हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, स्पाउस, स्पाउस का मतलब है जीवन साथी, किड्स मतलब बच्चे, पेरेंट्स मतलब माता पिता, और पेरेंट्स इन लॉज। इन चारों के अलावा कोई भी ऑप्शन आ जाए, चाचा मामा फूफा वट, फ्रेंड्स, किसी की भी इंश्योरेंस नहीं करवा सकता कोई भी व्यक्ति, सिर्फ इन 4 लोगों की करवा सकता है, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज। ये अच्छी तरह से याद कर ले। विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट? अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज सन, तो फादर तो ले सकता है अपने बेटे की, है ना। स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, स्पाउस यानी कि जीवन साथी भी एक दूसरे के ले सकते हैं। फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑफ वन अनदर, एंड एम्प्लॉयर टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयज। देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम होती है, ये आपको पता भी होगा कि एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज की ग्रुप इंश्योरेंस करवा देते हैं, है ना। पर यहाँ पर क्योंकि देखो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज का एक लीगल रिलेशनशिप है, पर फ्रेंड्स का आपस में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो फ्रेंड्स एक दूसरे की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फाइंड आउट द प्रोक्सीमेट कॉज फॉर द डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। अब नीचे एक कहानी दी गई है, सीन दिया गया है, उसमें प्रोक्सीमेट कॉज फाइंड आउट करना है, डेथ का प्राइमरी कॉज फाइंड आउट करना है कि क्या है। अजय फॉल्स ऑफ अ हॉर्स, अजय जो था वो घोड़े से गिर गया, ब्रेक्स हिज बैक, और उससे उसकी कमर टूट गई। ही लाइज देयर इन अ पूल ऑफ वाटर, पानी था वहां पे, गिर गया पानी में ही वो। ठीक है, मतलब पड़ा रहा बेचारा वहीं पे पानी में। कॉन्ट्रैक्ट्स निमोनिया, और उससे उसको निमोनिया हो गया। ही इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, एंड डाइज बिकॉज ऑफ निमोनिया, और निमोनिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे जो प्राइमरी कॉज है डेथ का वो क्या होगा? देखो पढ़ने से तो लगता है कि निमोनिया, परंतु निमोनिया क्यों हुआ?
निमोनिया इसलिए हुआ क्योंकि पानी में गिरा रहा वो। पानी में क्यों गिरा? क्योंकि घोड़े से गिर गया था, है ना। अगर घोड़े से ना गिरता तो ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ना होते। तो इसलिए जो प्राइमरी कॉज हुआ वो क्या हुआ? फॉलिंग ऑफ द हॉर्स। अब यहाँ पर क्लेम की राशि में भी अंतर पड़ जाता है, क्योंकि देखो जो फॉलिंग ऑफ हॉर्स है ना, ये एक्सीडेंटल डेथ केस बन जाता है, और जो निमोनिया है, बीमारी है, ये बन जाती है नेचुरल डेथ, है ना। तो उससे क्लेम में अंतर पड़ता है, तो इसलिए प्रोक्सीमेट कॉज जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। A policy of insurance may be called in a question at any time within dash years from the date of issuance of policy, or the date of commencement of risk, or the date of revival of the policy, or the date of rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud. देखो अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका मेन कंक्लूजन मैं बताती हूँ। ये कहते हैं कि ना, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो पॉलिसी करवाता है, उसके बाद कंपनी के पास 3 साल तक का समय रहता है, जिसमें कि अगर कंपनी को लगे कि किसी कारणवश हमारे साथ फ्रॉड किया है इस व्यक्ति ने, कोई भी कारण हो सकता है, और कंपनी ने वो पता लगा लिया, तो 3 साल तक वो उस पॉलिसी को क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है, खारिज कर सकती है। पर 3 साल के बाद कंपनी को याद आया कि ओहो, ये तो जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो फिर कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो सरकार नहीं कहेंगे हम, IRDAI ये गाइडलाइंस देती है हर एक इंश्योरेंस कंपनी को कि आपके पास 3 साल का समय है, जिसमें कि आप चेक कर लो, अच्छी तरह से जांच परख कर लो कि जो पॉलिसी की गई है वो सब कुछ ओके है, व्यक्ति ने सब कुछ ठीक बताया है। 3 साल के बाद आप सोचो कि भाई हम फ्रॉड के ग्राउंड पे इसको खारिज कर देंगे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये है सेक्शन 45 है, इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कहते हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसने पॉलिसी करवाई है, ग्राहक। फ्रॉम द रिजेक्शन ऑफ क्लेम, मतलब क्लेम को उसके कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती इस ग्राउंड पे कि आपने फ्रॉड किया है, क्यों? अगर 3 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, एंड में आ गया बोनस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है और सही जो आंसर है वो मुझे आपने कमेंट करके बताना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल फॉर, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो किस पर लागू होगी? लाइफ इंश्योरेंस ओनली, नॉन लाइफ इंश्योरेंस ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ओनली? राइट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।